नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। अगर कहानी अच्छी लगे, सबक लेने जैसी कहानी हो तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से सबक ले सकें, सीख ले सकें। साथियों, एक प्राइमरी स्कूल पर सुबह सुबह जब अध्यापक पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल का ताला खोलते हैं, तो जैसे ही ताला खोलकर गेट से अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर स्कूल के ग्राउंड में एक लाश जली हुई है। कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं, कुछ डब्बे वगैरह हैं। जब वहाँ वो दौड़ कर जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक व्यक्ति को जलाया गया है, उसकी अब जली लाश पड़ी हुई है। अब यह देखकर सारे अध्यापक, अध्यापिका और तब तक कुछ बच्चे भी आ जाते हैं, देखकर डर जाते हैं। अब डरने के बाद फौरन ही अध्यापक गांव वालों को सूचित करते हैं। गांव वाले आते हैं और देखते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल वह जली लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसके गांव का ही रहने वाला एक 52 वर्षीय चरण सिंह की रहती है। अब यह देखकर गांव वाले भी सदमे में आ जाते हैं। पूरे गांव में मातम फैल जाता है कि चरण सिंह की रातों रात हत्या किसने की और अचानक से प्राइमरी स्कूल में ही किसने जला दिया। अब पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस भी आती है और मौके वारदात पर आकर पुलिस जांच पड़ताल करती है। और जब जांच पड़ताल करती है तो सर्वप्रथम पत्नी से पूछताछ होती है, तो पता चलता है कि शाम को घर से निकला हुआ था अपने छोटे भाई के साथ, लेकिन रात को घर नहीं आया और देवर अपने घर रात को वापस आ गया था। यानी कि उसकी पत्नी, जिसका नाम गीता रहता है, पूरी तरह से देवर को हत्या में शामिल होने की बात कहती है, हत्यारोपी करार देती है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो बार बार हाथ जोड़कर रोता रहा, साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने अपने भाई की हत्या नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ, मेरे भाई के क्रियाक्रम में मुझे जाने दो। अब पुलिस वालों को कुछ शक होता है। पुलिस वाले जांच पड़ताल आगे बढ़ाते हैं तो फिर एक ऐसी कहानी निकल कर आती है कि जिसको सुनने के बाद गांव वाले ही नहीं, बल्कि शहर ही नहीं, प्रदेश वाले भी हिल जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के इटावा की। इटावा में एक थाना लगता है, बसरेहर थाना। बसरेहर थाना के अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है संजय। संजय काफ़ी ईमानदार और मेहनती इंसान रहता है। अब इधर संजय अपने घर की देखभाल करता था, थोड़े बहुत पैसे भी कमाता और खेती बाड़ी से अपना काम धाम चलाता था। इधर संजय का परिवार बेहद खुश था। परिवार में भाई बहन, माता पिता सभी लोग थे, हंसता खेलता परिवार था। संजय की शादी होती है पास के ही गांव की रहने वाली एक बेहद ही खूबसूरती की धनी लड़की गीता से। गीता भी बेहद ही खूबसूरती और की धनी थी और पढ़ी लिखी थी। इधर संजय की शादी गीता से हो जाती है और दोनों शादी के दिन जो विवाह होता है मंडप में, तो दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं, कस्में खाते हैं। लेकिन साथियों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। गीता और संजय बेहद खुश थे, लेकिन दोनों की खुशियों को एक दिन नज़र लग जाती है। और नज़र ऐसी लगती है साथियों कि फिर जो 7 जन्मों का दोनों ने कस्में खाई थी, वह 7 जन्म भी संजय नहीं निभा पाता है। और कुछ ही दिन बाद एक एक्सीडेंट में संजय की मौत हो जाती है। अब इधर गीता को काफ़ी बड़ा धक्का लगता है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब बिना पति के उसका जीवन कैसे गुजरेगा, अब सभी लोग यही सोच रहे थे। नई नवेली दुल्हन, मात्र शादी को 1 साल से 1.5 साल ही हुए थे, यानी कि पूरा 7 साल भी नहीं गुजरा था और अभी तो 7 जन्म निभाने थे। अब इधर संजय का अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार करने के बाद अब परिवार वाले बेहद चिंतित थे। लड़की गीता अब अपने मायके चली जाती है
मायके रहने लगती है। अब धीरे धीरे उसके ससुराल के लोग भी कहते कि गीता इस तरह कैसे जिएगी, क्यों न उसकी कहीं और शादी कर दी जाए। अब इधर मायके वाले माँ बाप भी तैयार थे, भाई भी तैयार था कि उसकी कहीं और शादी कर दी जाए। साथियों, अब घर वाले तैयार होते हैं, लेकिन गीता शादी के लिए तैयार नहीं थी। अब किसी तरह से गीता को मनाया जाता है। अब गीता मान जाती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसके माँ बाप और भाई अब एक रिश्ता ढूंढ रहे थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन कहीं रिश्ता मिलता नहीं था। और जब मिलता था तो लोगों को ये लगता था कि लड़की तो दुआ है, यानी कि विधवा भी है और अब उसकी दूसरी शादी होनी है। तो अब लोग तैयार नहीं हो रहे थे। तभी एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 48 से 50 साल रहती है, नाम रहता है चरण सिंह। चरण सिंह बेहद ही ईमानदार और काफ़ी पैसे वाला रहता है। अब इधर गीता भी काफ़ी खूबसूरत थी, मात्र 32 से 35 साल उम्र रहती है। अब साथियों, इधर घर वाले शादी की बात कर ही रहे थे, कहीं से चरण सिंह को पता चल जाता है कि एक लड़की है जिसकी लोग शादी ढूंढ रहे हैं। तो वह बिचौलिए से बातचीत करता है, बिचौलिया जाकर उनके घर बातचीत करता है। तो अब लोगों को लगता है कि अब शादी तो हो नहीं रही है, क्यों ना चरण सिंह से ही शादी कर दी जाए, ताकि उनकी बेटी चरण सिंह के साथ काफ़ी खुश रहेगी। अब इधर चरण सिंह से शादी करने के लिए गीता राजी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, जब चरण सिंह स्टेज पर जाता है तो अब गीता को अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ फीका फीका लग रहा था। किसी तरह से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय बीतता गया, घर वाले भी, परिवार वाले भी खुश थे। अब इधर घर पर सिर्फ उसका एक छोटा भाई था, जो अक्सर इधर उधर घूमता रहता था, किसी न किसी काम के तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। कभी घर के काम की तलाश में, कभी अपने रोजी रोटी की तलाश में। अब इधर एक दिन एक पार्टी होती है घर पर। तो पार्टी जब होती है तो पार्टी में जो चरण सिंह रहता है, अपने एक काफ़ी करीबी दोस्त जिसका नाम रहता है जबर सिंह को लेकर अपने घर जाता है। जबर सिंह को साथियों जब घर लेकर जाता है तो जबर सिंह काफ़ी देखने में अभी हट्टा कट्टा 40 से 42 साल का आदमी, और वह चरण सिंह का काफ़ी अच्छा करीबी दोस्त रहता है। अब इधर जब पार्टी होती है, पार्टी के बाद रात में जब वह जाने लगता है तो चरण सिंह अपनी बीवी के साथ जबर सिंह को छोड़ने के लिए आता है। जबर सिंह की पहली नज़र पड़ती है तो उसकी पत्नी गीता पर। गीता को देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। अब इधर गीता भी जबर सिंह को देखने लगती है, दोनों की निगाहें लड़ती है और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जबर सिंह अपने घर चला जाता है। अब आए दिन जब भी समय मिलता था, अक्सर इधर चरण सिंह के घर जाता था और बैठकर बातचीत करता था। बातचीत करते करते अक्सर उसकी बीबी गीता कभी पानी लेकर आती थी तो कभी चाय लेकर आती थी। अब धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बातचीत करते करते बढ़ती गई। अब इधर जबर सिंह एक दोस्त की बीवी से खुलकर बातें करने लगा था। अब धीरे धीरे एक दिन जब जबर सिंह उसके घर जाता है तो उसका देवर घर पर नहीं रहता, पति भी घर पर नहीं रहता। और जब वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है चरण सिंह को, तो चरण सिंह कहता है कि वह किसी काम से बाहर आया हुआ है, 1-2 घंटे में आ जाएगा। लेकिन अब इसका फ़ायदा उठाकर जबर सिंह उसके घर में जाता है और बैठकर अब उसकी पत्नी से बातचीत करने लगता है, गीता से। गीता भी बिल्कुल अनजान नहीं थी, वह भी कहीं ना कहीं जबर सिंह को पसंद करने लगी थी। अब इधर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब बातचीत होती रही और इधर मौका पाकर जबर सिंह गीता के साथ और गीता जबर सिंह के साथ मोहब्बत में डूब जाते हैं। और एक दिन जबर सिंह उसके घर जाता है और घर जाने के बाद जैसे ही गीता फ़ोन करती है कि आज घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब इधर मौका पाकर जबर सिंह उसके घर जाता है और चोरी छुपे उसके साथ प्रेम संबंधों में बस जाता है, समय व्यतीत करने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब धीरे धीरे जब भी मौका मिलता था, कभी जबर सिंह उसके मायके चला जाता था तो कभी अपने दोस्त के घर ही जाकर उससे बातचीत किया करता था।
अब इधर एक दिन जब चरण सिंह, जो बातचीत का स्तर होता है दोस्त और दोस्त की बीवी का, इसे देखकर वह अचंभव रह जाता है। दरअसल साथियों, जो चरण सिंह रहता है उसकी पत्नी गीता चरण सिंह के सामने ही बातचीत कर रही थी, लेकिन दोनों का जो तरीका रहता है वह कहीं ना कहीं चरण सिंह को तकलीफ दे रहा था। अब जब जबर सिंह चला जाता है तो चरण सिंह अपने पत्नी गीता से कहता है कि देखो, ये काम ठीक नहीं है। वो मेरा दोस्त है और तुम उससे ऐसे बात कर रही हो जैसे किसी अपने देवर से बात कर रही हो। तुम अपना तरीका बदल लो और आज के बाद उसके सामने नहीं आओगे। अब इस बात का गीता विरोध करती है कि ऐसी क्या बात है, मैं कौन सा उसके साथ भगी जा रही हूँ, काफ़ी अच्छा आदमी है तो बातचीत करती हूँ, अपनी जो भी आप बीती है मैं उससे शेयर करती हूँ, बातचीत करती हूँ, इससे तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चरण सिंह कहता है चलो ठीक है, कोई नहीं, कम से कम तुम ही खुश रहो। लेकिन समय बीतता गया। एक दिन चरण सिंह जब रात को सो रहा था और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। और जब बाहर निकल कर देखता है साथियों, तो चरण सिंह की जो बीबी है गीता, वह फोन पे किसी से बातें कर रही थी। करीब रात 12 बज रहे थे। अब चरण सिंह अपने बीबी से कहता है कि देखो, तुम ये जो रात रात को बातें करती हो यह गलत है, तुम किससे बातें कर रही हो। वो बताती है मैं अपने घर वालों से बातें कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही चरण सिंह उसका फ़ोन लेता है और जब कॉल डिटेल चेक करता है तो पता चलता है कि वह उसका दोस्त जवर सिंह से बातें कर रही है। अब इस पर वो गुस्सा होता है और पत्नी के साथ नोक-झोंक करता है, फ़ोन पटक देता है, टूट जाता है। अब इधर गीता को काफ़ी डांट फटकार लगाता है, उधर जबर सिंह को भी घर पर आने के लिए मना कर देता है। अब साथियों समय बीतता गया। अब दोनों एक दूसरे के लिए बेहद तरसते रहे, तड़पते रहे। जो बेकरारी थी दोनों के प्यार की, वो कहीं ना कहीं उबाल मार रही थी। इधर गीता जबर सिंह से मिलने के लिए परेशान थी, जबर सिंह गीता से मिलने के लिए परेशान था। लेकिन बीच में जो दीवार थी वह चरण सिंह की थी, यानी कि पति नहीं चाहता था कि दोनों की मुलाकातें हो। अब इधर धीरे से फिर चरण सिंह एक फ़ोन लाकर अपनी बीवी को देता है, नंबर चेंज कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर जो जबर सिंह रहता है वो काफ़ी परेशान रहता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, बातें करने के लिए। लेकिन छुपके से पति से चोरी चोरी गीता फ़ोन करती और बातें करने लगती है। अब इधर जबर सिंह कहता है कि देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं काफ़ी बेकरार हूँ, बस एक बार और मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अब इधर जो गीता रहती है वो कहती है ठीक है, बहुत जल्द हम मिलेंगे, मैं मायके जाने वाली हूँ। और जैसे ही वो मायके जाती है, जबर सिंह भी मिलने के लिए जाता है। लेकिन कहीं से चरण सिंह को पता चल जाता है। अब चरण सिंह अपनी बीवी को घर बुलाता है और साथियों घर बुलाकर डांट फटकार लगाता है। डांट फटकार लगाता है। अब दोनों में आपसी मतभेद होने लगते हैं, झगड़ा होने लगता है। अब इधर झगड़े को बढ़ता हुआ देख चरण सिंह अब घर से दूर अपनी बीवी को ले जाना चाहता था। लेकिन तभी 16 नवंबर की रात को जो चरण सिंह रहता है वो घर से बाहर निकलता है, लेकिन पूरी रात घर नहीं लौटता है। और इधर अगले दिन सुबह जब स्कूल में अध्यापक पढ़ाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल में एक जली लाश मिली है, पड़ी हुई है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, गांव वाले आते हैं और गांव में कहर मच जाता है, हंगामा मच जाता है। गांव वाले हैरान थे कि प्राइमरी स्कूल में ही एक लाश जली है, जो कि उसी के गांव बावनवर्षीय चरण सिंह की है। बच्चे डर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करना भूल जाते हैं और स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। और आज भी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए डर के मारे नहीं जाते हैं। तो साथियों फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है। लेकिन जब पुलिस पत्नी गीता से पूछताछ करती है कि रात में पति कहाँ था, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, किससे उसकी दुश्मनी थी, तो गीता कहती है कि रात में वो अपने छोटे भाई के साथ यानी कि देवर के साथ बाहर गया था और उसके बाद वो घर नहीं लौटा और देवर रात में घर आ गया था। अब पुलिस को शक होता है कि कहीं ना कहीं देवर भाभी का कहीं प्रेम संबंध तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे देवर ने यानी कि उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी। और सीधे सीधे गीता अपने देवर पर हत्या का आरोप लगा देती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। उधर पोस्टमार्टम होता है तो कई बार चाकुओं से, नुकीले हथियार से उस पर हत्या किया गया था और फिर उसको जला दिया गया था। अब इधर बड़ी हैरानी की बात थी, पुलिस को कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है और देवर को भी पुलिस छोड़ देती है बेकसूर मानकर। बार बार वो रोता रहा। लेकिन फिर पुलिस शक के आधार पर गीता को गिरफ्तार करती है और गीता से जब पूछताछ करती है
तो साथियों गीता टूट जाती है और टूटने के बाद फिर पुलिस को बताती है कि अक्सर कर जो उसका दोस्त है चरण सिंह का जबर सिंह, उससे वो मोहब्बत करने लगी थी और उसका पति चरण सिंह उसे खुशियां नहीं दे पाता था, वो खुश नहीं रख पाता था और जबर सिंह उसे काफ़ी खुश रखता था, बेहद मोहब्बत करता था। वो उसके साथ जीना मरना चाहती थी, लेकिन बीच में उसका पति एक रोड़ा बन रहा था। उसी रोड़े को हटाने के लिए उसने जबर सिंह के साथ साथियों मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान के तहत रात को जब देवर घर पर नहीं था, उसी समय जबर सिंह घर आता है और घर आने के बाद जब चरण सिंह सो रहा था तो चरण सिंह का गला रेत देता है और पत्नी मुंह दबा देती है, उसकी हत्या कर रात में ही चोरी से पास में एक प्राइमरी स्कूल रहता है, वहीं पर दोनों पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका गीता और जबर सिंह बॉडी को ले जाते हैं और ले जाकर वहाँ रख कर और पेट्रोल वगैरह डालकर 2-4 लकड़ियाँ डालकर उसे जला देते हैं और वहाँ से वो भाग जाते हैं। लेकिन बॉडी पूरी जलती नहीं है, जो चेहरा था और थोड़ी बहुत जो पहचान थी वो बच जाती है। अब इधर सुबह जब टीचर देखते हैं तो बेहद डर जाते हैं। अब पुलिस गीता को गिरफ्तार करती है और गीता के प्रेमी जबर सिंह को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर उन्हीं के गीता के ही पति की हत्या के जुर्म में, यानी कि अपने ही सुहाग को उजाड़ने के जुर्म में गीता को और उसके प्रेमी जबर सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। साथियों जब यह कहानी या घटना लोगों तक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, तो लोग सुनकर बड़े हैरान थे कि एक पत्नी किसी तरह से अपना जीवन गुजर कर रही थी, बसर कर रही थी और एक व्यक्ति जो उसका सहारा बनता है, उसने उस सहारे को ही दूसरे सहारे के लिए, यानी कि अपने हवस के लिए अपने ही पति की जान ले ली और जान लेने के बाद खुद ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बॉडी को जला डाला। इतनी हिम्मत लोगों के अंदर कहाँ से आती है? साथियों कहानी पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबक ले सकें। नमस्कार।